Hello everyone, my name is Rochika Garg. I have secured All India Rank 174 in the UPSC CSE 2022 examination. I will briefly explain my journey, how it has been, so that you can get the background. So initially, I am a student of St. Mary's Convent School in Ujjain, Madhya Pradesh. After 12th, I have done my BTech from NIT Bhopal in Electrical Engineering. This was my third attempt in CSE. In my first attempt, which was in 2020, I missed my prelims by 0.66 marks. And in my second attempt, I could not clear mains. So this was my first interview, second mains with maths optional, and I have cleared it. So this was my brief journey, which I have told. Now, as I have been told that some are the common doubts which I need to address, so I will try to address first those common doubts. Yes, my medium would be bilingual. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करने का ट्राई करूंगी जिससे किसी को दिक्कत ना हो. तो फर्स्टली अबाउट प्रीलिम्स और मेरा बैकग्राउंड. यस, तो 2019 मई में आफ्टर माय ग्रेजुएशन व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था. एंड बिकॉज वही फैमिली में कोई भी नहीं है यूपीएससी बैकग्राउंड से और कोई सीनियर से भी मैं डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी, तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ फाउंडेशन कोर्स. मैंने वाजीरा में फाउंडेशन कोर्स करा था 2019 मई से 2020 मार्च तक. दैट वाज माय प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट. मैंने उस कोचिंग को बहुत सीरियसली करा था. देयर कैन बी मेनी ओपिनियंस की कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं. एज आई सेड कि कोचिंग नेसेसरी बिल्कुल नहीं है इस एग्जाम में, बट मैंने की थी कोचिंग क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था, मैं अफोर्ड कर सकती थी. अफोर्डेबिलिटी भी एक फैक्टर होता है क्योंकि इस एग्जाम में नेसेसिटी नहीं है कोचिंग. एंड इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपको कोचिंग करनी है, तो फिर मैंने करी थी. और फिर उसे सिंसियरली करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. आई वुड से कि मैंने उस कोचिंग में हर टीचर के रनिंग नोट्स खुद से लिए थे एंड उस नोट्स को मैंने अपना बेस बनाकर बेसिक बुक से लिंक करा था. दैट वाज माय फर्स्ट थिंग व्हिच आई डिड. और मैं हर दिन कोचिंग के नोट्स को कैसे पढ़ती थी कि अगर कोचिंग में एक टॉपिक खत्म हुआ है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, लक्ष्मीकांत सर ने सुप्रीम कोर्ट खत्म करा है क्लास में, तो मैं लक्ष्मीकांत से भी आकर उसी समय सुप्रीम कोर्ट खत्म कर लेती थी, ताकि एक लिंक हो जाए और आपको बुक्स में आइडिया लग जाए कि कितने बुक्स आपको एनालिटिकली समझ आ रहे हैं कि नहीं और कोचिंग का मटेरियल कितना आपके लिए रेलेवेंट है. दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. आई डिडंट रेफर टू एनी ऑफ द कोचिंग मटेरियल. मेरे रनिंग नोट्स, क्लास नोट्स और मेरा बेसिक बुक्स, यही मेरा स्ट्रैटेजी रहता था हमेशा. रही बात बुक्स लिस्ट की, तो सब लोग को यहाँ पर बेसिक बुक्स पता ही है. दैट ओनली द बुक्स आई फॉलो. फिर भी जस्ट टू ब्रीफ आई वुड से कि वही पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आपको करनी है. साथ में मैंने एनसीईआरटी भी करी थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. फिर सेकंड हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम. वो मैंने साथ में बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को बेस बनाया था, उससे पढ़ा था. फिर नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी. उसमें एनसीईआरटीज आर इनफ. एंड आपको अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो फिर आप यूट्यूब को रेफर कर सकते हैं. यूट्यूब पे आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करे जाते हैं टॉपिक्स लाइक साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स. तो फिर आप वो वहां से रेफर कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग बेटर कर सकते हैं. फिर इसके बाद आता है साइंस एंड टेक, फॉर विच वाजीराम क्लास नोट्स वर इनफ. और साथ में करंट अफेयर्स के लिए कोई एक कोचिंग का मटेरियल आप ले लीजिए और फिर उसी पे स्टिक रहिए, बिकॉज मल्टीपल रिसोर्सेज का कोई पॉइंट नहीं है. आई रेफर टू विजन करंट अफेयर्स, तो मैंने वो फॉलो करा था साथ में अपने स्टैटिक नोट्स के. और स्टैटिक भी साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट है. सिर्फ ऐसा नहीं कि आप मैगजीन्स करके हो जाएगा. मुझे लगता है साइंस एंड टेक डायनामिक हो रहा है, तो आपको बेसिक जो रॉकेट्स हैं या बेसिक आपके सैटेलाइट्स हैं, इन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो एक वो फैक्टर हो गया. और उसके अलावा इकोनॉमी के लिए, यस, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी सिर्फ इनफ नहीं है. इकोनॉमी के एनसीईआरटी के अलावा मुझे बाजीराम के क्लास नोट्स में बहुत हेल्प हुई थी, तो माय बेस वाज दैट. बट इफ यू आर नॉट डूइंग एनी कोचिंग, देन यू कैन रेफर टू एनी वन स्टैंडर्ड बुक. इकोनॉमी बाय विवेक सिंह सर भी अच्छी है. और इसके अलावा इट्स मोर ऑफ करंट ओरिएंटेड थिंग, तो आपको करंट से लिंक करके चलना होगा इकोनॉमी को पूरे टाइम. दैट इज वन थिंग. ये इकोनॉमी के सोर्सेज हो गए. और इसके अलावा लोग प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी भी पूछते हैं, तो फर्स्ट आई वांट टू नो दोज हु आर गिविंग मेंस राइट नाउ, इफ दे आर देयर, तो मैं पहले उनके डाउट्स एड्रेस कर देती हूँ. अगर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मेंस लिख रहे हैं अभी वाला, बिकॉज दीज 3 मंथ्स आर वेरी मच क्रूशियल फॉर यू गाइज. इन 3 मंथ्स में आपको आपका बेस्ट देना है, लाइक वट एवर इज पॉसिबल यू हैव टू गिव इन दीज 3 मंथ्स. ओके, so some people are there.
तो आई वुड से कि मैंने अपने चैनल टेलीग्राम चैनल रुचिका गर्ग AIR 174 पे भी डाला है मेंस का 100 डे प्लान। मैं ब्रीफली यहाँ भी बता देती हूँ कि ये 3 months आर वेरी क्रूशियल फॉर यू गाइस बिकॉज दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स एंड दैट विल बी योर टिकट टू लवासना क्लियरली। मेंस का वेटेज पूरा 1750 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। तो यू कैन नो वेयर आर मोर ऑफ द मार्क्स आर लाइन विच इज इन मेंस। सपोज these 3 months आपको आपके ऑप्शनल और जीएस को बहुत प्रॉपरली मैनेज करना होगा, जिसमें यू हैव टू टेक केयर दैट ऑप्शनल के जो वो होते हैं आपके नोट्स वो बन चुके हों। इस समय बस आपको रिवाइज करना रहता है उन नोट्स को और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। डोंट ओवर डू द टेस्ट बट डोंट ऑल्सो स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गिविंग टेस्ट। मेंस में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको लिमिटेड 3 आवर्स के पीरियड में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो योर स्ट्रैटेजी शुड बी वेरी स्पेसिफिक। फॉर दैट आई विल से कि जो लोग अभी दे रहे हैं डिवाइड योर स्लॉट। दिन का मैं ऐसे करती थी कि फॉर इनिशियली आई यूज टू वेक अप एट 5-5:30 इन द मॉर्निंग। वो मैंने मुझे बेनिफिट करा है। कुछ लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं। आई वॉज द पर्सन जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ते थे। तो मैं 5 o'clock अराउंड उठ के 5:30 to 9:30 10 तक एक स्लॉट कंप्लीट करती थी ऑप्शनल का, जो कि वो बहुत प्रोडक्टिव स्लॉट होता था। आफ्टर दैट आई टेक 1 hour ब्रेक जिसमें आपका रेगुलर वर्क कर लीजिए। फिर 11-11:30 से एक और 1 o'clock तक का मेरा स्लॉट रहता था, 1.5 घंटे का, जिसमें ऑप्शनल रहता था। और अगर ऑप्शनल पूरा हो चुका है उस दिन का तो फिर करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर में पढ़ती थी। एंड आफ्टर दैट 1 hour का जो लंच ब्रेक होता है उसके बाद पीपल यूज टू गेट टायर्ड अ लिटिल, तो मैं आंसर राइटिंग करती थी उस समय 2:30 से 3:30 अराउंड तक। दैट वाज माई आंसर राइटिंग टाइम, जिसमें मैं यूजुअली 4 to 5 PYQs लिखने का ट्राई करती थी ताकि डेली आंसर राइटिंग होती रहे, विच वॉज द इम्पोर्टेंट पार्ट बिकॉज आपको उन 7 मिनट्स में या फिर 11 मिनट्स में 20 मार्कर्स, 15 मार्कर्स और 10 मार्कर्स इन 7 मिनट्स ये कैसे अटेम्प्ट करना है ये स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। तो दैट आई यूज टू डू इन दैट 1 hour। उसके बाद मैं जीएस स्टार्ट करती थी 3:34 से। फिर मेरा 2-2.5 आवर्स का जीएस होता था। देन देयर वॉज अ ब्रेक। आपको आपकी फिजिकल हेल्थ का भी मेंटल हेल्थ का भी इस पीरियड में बहुत ध्यान रखना है। तो फॉर विच आई यूज टू डू जुम्बा। कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, योगा करते हैं। बट वॉट एवर यू डू आपको आपका हाफ आवर निकालना चाहिए एग्जाम टाइम में। तो मैं उस 30-35 मिनट्स को अपनी फिजिकल हेल्थ को देती थी। सो यू गाइज प्लीज डू दैट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। और फिर उसके बाद मैं 7 से 8:15 अराउंड तक फिर से जीएस का एक स्लॉट रखती थी। एंड देन माई डिनर टाइम, और डिनर के बाद मेरे पास एक आवर होता था बिकॉज 10-10:30 सोना होता था। सो इन दैट 1 hour आई यूज टू मैनेज कि या तो मेरा कुछ इनकम्प्लीट रह गया है तो मैं वो पढूं, नहीं तो फिर मैं जीएस का पोर्शन कंप्लीट करूं बिकॉज करंट अफेयर भी न्यूज़पेपर भी प्री से मेंस में आई यूज टू रीड रेगुलरली। एटलीस्ट ऊपर ऊपर से टिल 15 डेज 20 डेज बिफोर मेंस मैं कवर करती थी। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे मेंस के ईयर में COP 26 हुआ था, तो नवंबर में COP 26 हुआ था और जनवरी में मेंस था। तो दे डायरेक्टली आस्क 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट COP 26। तो न्यूज़पेपर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस 3 मंथ्स में आप लोग ये ध्यान रखिए कि न्यूज़पेपर ना मिस हो। करंट अफेयर्स आपको पता है मेंस के लिए पढ़ना और प्री के लिए पढ़ने में थोड़ा अंतर है। यू डोंट हैव टू कलेक्ट फैक्ट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर ड्यूरिंग मेंस, बट आपको एक एनालिटिकल अप्रोच रखनी है। पॉइंट्स, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शंस, दीज थिंग्स बिकम वेरी यूजफुल फ्रॉम द न्यूज़पेपर। कुछ बहुत अच्छे कंक्लूजन्स होते थे या ऐसे के लिए कुछ अच्छा एनेक्डोट मिला तो आई यूज टू नोट दैट इन माई नोट्स। तो ऐसे करके मैंने करंट अफेयर्स को लिंक करा। तो ये रही इन 3 मंथ्स की बात। सो डिवाइड योर डे अकॉर्डिंगली एंड गिव टेस्ट। मैंने अराउंड जो बोलते हैं 12 टेस्ट दिए थे जीएस के, 3 टेस्ट ऑफ ईच जीएस, 8 जी एसेज लिखे थे अराउंड, मतलब 4 टेस्ट ऑफ एसेज। और मैथ्स के मैंने 12 टेस्ट दिए थे अराउंड बिकॉज ऑप्शनल के टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने फर्स्ट मेंस में ये गलती करी थी कि मैं टेस्ट का टाइम नहीं निकाल पाई थी ऑप्शनल के। So those 3 hours, the question selection and time management becomes important. तो उन 3 hours के लिए you need to practice test। तो मैंने 10 to 12 मैथ्स के टेस्ट भी दिए थे। So that was the thing of these 3 months जो आप लोग ध्यान रखिए प्लीज। एंड अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है बिगनर्स के लिए, जो लोग इस चैनल पे ज्वाइन हुए हैं, दे आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। तो इनिशियली मैंने आपको सोर्सेज तो बेसिक बता दिए एंड हाउ यू हैव टू प्लान अहेड। तो मेरा ये रहेगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल लिंक आई विल पोस्ट और आई विल टेल इन द लेटर हाफ। राइट नाउ आई विल एड्रेस द क्वेरीज फर्स्ट।
तो प्रीलिम्स के लिए आपका क्या प्लान रहना चाहिए अगर आप टारगेट करें 2024 को? तो मेरा यही रहेगा कि दिसंबर तक, इफ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन नाउ, आप बिल्कुल ही न्यूबी हैं इस प्रिपरेशन में, तो आप अपना सबसे पहले ऑप्शनल डिसाइड करिए, जो कि बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहता है इस प्रिपरेशन में। और उस ऑप्शन को डिसाइड करने के लिए आप टाइम ले लीजिए, और उसमें 3 क्राइटेरिया से डिसाइड करिए। एक आपका इंटरेस्ट लेवल, क्योंकि बहुत टाइम तक आपको प्रिपेयर करना है उस ऑप्शनल को, बहुत टाइम तक उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और 2 पेपर्स हैं, 500 मार्क्स, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस ऑप्शन को डिसाइड करिए, उसके सोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं मार्केट में, ये देखिए। और थर्ड थिंग, आपकी कंपेटिटिवनेस कितनी है उस ऑप्शन में, तो उसके लिए आप पीवाईक्यू और सिलेबस देख सकते हैं इस ऑप्शनल का। अगर वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो इट्स वेरी इजी, थोड़ा सा आप और चीजें एनालाइज करके उसको ऑप्ट कर सकते हैं। पर अगर आप कोई डिफरेंट ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो एक बार उसके पीवाईक्यू, सिलेबस, रिसोर्सेज ये भी चेक कर लीजिए, और फिर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाइए। फिर जब ये एड्रेस हो जाए तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ऑप्शनल फ्रॉम जुलाई इटसेल्फ। जुलाई से लेकर दिसंबर तक ट्राई टू गिव मोर टाइम, लाइक 60% ऑफ योर टाइम टू योर ऑप्शनल एंड 40% टू जीएस, which how many hours you are studying accordingly divided। और दिसंबर तक जब ऑप्शनल एक बार खत्म हो जाता है तो जनवरी से फिर आप प्रीलिम स्टार्ट कर सकते हैं। प्रीलिम स्टार्ट करने के लिए वैसे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही होती है मेंस और प्रीलिम्स की, बट प्रीलिम्स के लिए आपको मैपिंग हुआ, बेसिक सोर्सेज का बार बार रिवीजन, सो दैट रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाली चीज हो सके, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, ये सब आपको बार बार पढ़नी होती है, माइक्रो नोट्स बनाने होते हैं। तो दैट थिंग, इफ यू आर द फर्स्ट अटेम्प्टर, तो आई वुड सजेस्ट कि जनवरी 15 अराउंड से आप प्रीलिम स्पेसिफिक स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट आप सब्जेक्ट के टेस्ट देना स्टार्ट करिए वीकली, एक एक सब्जेक्ट पूरा करिए, और एंड में जब आप फुल टेस्ट भी दीजिए, बिकॉज आई यूज टू गिव अराउंड 40-50 टेस्ट मैंने अपनी पहली प्रीलिम्स के दिए थे। बिकॉज उस समय आपको क्वेश्चंस अप्रोच करना, व्हाट इज योर गोल्डन नंबर, लाइक मेरा गोल्डन नंबर यूज टू फॉल बिटवीन 87 टू 92 क्वेश्चंस। अगर मैं वो अटेम्प्ट करती थी तो मेरा कट ऑफ क्लियर होने वाला स्टेज था, लाइक 60-62 मेरे सही होते थे, 27-28 मेरे गलत होते थे, दैट वाज द थिंग। तो अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे मल्टीपल टेस्ट, तो आपको आपका गोल्डन नंबर मिल जाएगा, कि उतने टेस्ट आप करते हैं तो आपके ज्यादा करेक्ट होते हैं और कम गलत होते हैं। तो दैट इज द थिंग आई एम फॉलोइंग। और टेस्ट ऑल इंडिया मॉक्स हर क्वेश्चन के काफी अच्छे होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज, विजन और फोरम की मैं फॉलो करती थी, बाकी ऑल इंडिया मैंने ओनली आईएएस वगैरह के भी दिए हैं, विच आर गुड। सो दैट इज अबाउट योर अहेड प्लान अगर आप 2024 अटेम्प्टर हैं तो। फिर नेक्स्ट थिंग, 3 मंथ्स का मेंस वाला मैंने क्लियर कर दिया, बुक लिस्ट क्लियर हो गई। अब मैं लोगों की स्पेसिफिक डाउट्स एक बार ले लेती हूँ, कि व्हाट यू आर आस्किंग, सो दैट लोगों को बेनिफिट हो। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, somebody is asking। न्यूज़पेपर रीडिंग में देखिए, इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं, मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया था सेकंड थर्ड ईयर से द हिंदू पढ़ना थोड़ा थोड़ा। तो इनिशियली द पेपर सीम्स वेरी हैवी, आपको 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं, और कुछ एडिटोरियल समझ भी नहीं आते हैं कभी कभी। तो फॉर दैट व्हाट आई यूज टू डू इज कि मैं यूट्यूब पे काफी सारे कोचिंग्स है, लाइक मैं डेली न्यूज एनालिसिस डीएनए करके फॉलो करती थी स्टार्टिंग के 1-2 महीने के लिए ही, जस्ट टू अंडरस्टैंड विच एडिटोरियल्स आर इम्पोर्टेंट। और जब भी आपको लगे कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, रेफर टू द सिलेबस, सिलेबस इज द की, हमेशा आपका गो टू डायरेक्शन सिलेबस ही रहेगा। जब भी कोई आर्टिकल आ रहा है, अगर वो आईआर से है, तो यू नो दैट जीएस 2 में वो काम आने वाला है, जीएस 2 के सिलेबस पे जाइए। इट्स अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अबाउट इंडियाज रिलेशन विद नेबरहुड और फॉर अदर कंट्रीज, वो आपको समझ आएगा। फिर इफ इट्स अबाउट गवर्नेंस, तो थोड़ा बैकग्राउंड आप स्टडी भी करते जाइए, जैसे इंडिया चाइना पे कोई आर्टिकल आया तो तुरंत गूगल करके सी दैट इंडिया चाइना का बैकग्राउंड क्या है, इंडिया चाइना रिलेशंस यूपीएससी डाल दीजिए। हर सर्च के बाद एक कीवर्ड डाल दीजिए यूपीएससी, सो यू विल गेट स्पेसिफिक सर्चेस। वहां पर आप पढ़ेंगे तो आपको बैकग्राउंड समझ आएगा, उसके बाद आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ेंगे तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। एंड मेरा एक पॉइंट रहता है जो कि इंपॉर्टेंट है, कि डोंट स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर फ्रॉम द फर्स्ट डे। वो बहुत फ्यूटाइल प्रोसेस रहता है, आपको समझ भी नहीं आता है। मैंने कुछ मंथ्स बाद ट्राई करा था नोट्स बनाने का, बट उसको रिवाइज करने का एट द एंड टाइम ही नहीं रहता है। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप उस प्रोसेस को फॉलो करिए कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएं। सॉरी, दैट इज वन थिंग। और फिर आप जब रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे तो नेशनल पेज, इंटरनेशनल पेज और एडिटोरियल्स, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो वो आप 45 मिनट्स टू 1 आवर में खत्म करने लगेंगे, जब आप रेगुलरली 8 से 10 महीना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एनीबॉडी हैज। ए बी सी डी सीरीज में क्या डिफरेंस होता है? मोस्ट टॉपर्स से ओनली क्वेश्चन सीक्वेंस इज द डिफरेंस। यस, जो हमारे यूपीएससी में आते हैं दैट इज ओनली सीक्वेंस डिफरेंस। ए बी सी डी टेस्ट मतलब सेट्स होते हैं, ओनली क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस आर सेम, ओनली द सीक्वेंस डिफर्स। एथिक्स के लिए, यस, एथिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ओवरऑल टू प्रिपेयर, आई वुड से। बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो उसके लिए मेरा बेस वाज बाजीराम के नोट्स। हमें 3 टीचर्स थे, उसमें एक पब एड का पोर्शन होता है, एक फिलोसफी का पोर्शन होता है। सो फॉर दैट पोर्शन आई हैड स्पेसिफिक नोट्स ऑफ बाजीराम, जो कि अच्छे थे। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन सेल्फ तो आप किसी भी एक टॉपर के नोट्स को बेस बना सकते हैं। और मैंने वैल्यू एडिशन के लिए टॉपर कॉपी यूज करा था। श्रुति शर्मा का एथिक्स का कॉपी इज वेरी गुड, विशाखा यादव मैम का इज वेरी गुड। मैंने इन लोग से अपने एनेक्डोट्स, एग्जाम्पल्स ये सब कलेक्ट करे थे। एक्सक्यूज मी। एंड फॉर एथिक्स मोर इम्पोर्टेंट इज गेटिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम वेयर इट फील्स। लाइक आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने अपने चैनल पे भी डाला है, betterindia.com। इन साइट से आपको बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। सो यूज दैट इन योर कॉपी। एंड ऑल्सो यूज स्मॉल डायग्राम्स, मतलब अप्रोच अपनी थोड़ी सी एनालिटिकल और डायनेमिक रखी है एथिक्स में। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया है जस्ट उसका आंसर कर दिया। किस वे में आप आंसर करते हैं केस स्टडी, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको आपको फॉलो करने के लिए टॉपर कॉपीज रेफर करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। एथिक्स इज अ वेरी लेंदी पेपर, लेंदीएस्ट ऑफ ऑल द पेपर्स आई वुड से। तो उसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी होगी। केस स्टडीज वगैरह में कोई भी इंस्टीट्यूट की मिलती थी, मैं खुद सॉल्व करती थी, फिर अपने आंसर्स को मॉडल आंसर से कंपेयर करती थी कि क्या टॉपर्स ने लिखे हैं। देन यू विल नो कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर एथिक्स, कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं होती। यस, हाउ टू एनालाइज पीवाईक्यू इज द सेकंड क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पीवाईक्यू को आप इसका भगवत गीता बोल सकते हैं यूपीएससी का। बिकॉज जब भी आपको परेशानी हो, पीवाईक्यू एंड सिलेबस के आप पास जाइए तो आपको डायरेक्शन मिलेगा आगे का। इज व्हाट आई फॉलो। तो पीवाईक्यू के लिए कुछ सब्जेक्ट का मैं एग्जांपल देती हूँ कि प्रीलिम्स में जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, मोर इम्पोर्टेंट इज द लास्ट 10 years पीवाईक्यू। एक 2012-13 से लेके 2023 तक के आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो वो पीवाईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू को पढ़ना कैसे है कि इफ इट इज साइंस एंड टेक, तो अगर आपने पढ़ा कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताती हूँ, हाँ, नॉन फंजिबल टोकन पे जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, तो आपको आंसर पता है, इट्स फाइन, आंसर तो पता चल गया। बाकी 3 ऑप्शंस में अगर ब्लॉकचेन दे रखा है एग्जाम एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन की और टेक्नोलॉजी दे रखा है, तो गो एंड सर्च फॉर दीज टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, एटलीस्ट नो द बेसिक्स। जैसे वाईफाई में भी क्वेश्चन आया है, तो साथ में आप ब्लूटूथ, लाईफाई, ये जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है इनको भी सर्च करिए, तो काफी ज्यादा हेल्प होगी। एंड उसके बाद दूसरा चीज आ गई मेंस के लिए पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करें। तो मेंस के लिए आपको डेप्थ कितना पढ़ना है किसी सब्जेक्ट को, उसके लिए मेंस पीवाईक्यू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, जीएस 3 हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन वो लोग बजट या इकोनॉमिक सर्वे से पूछ ही रहे हैं, या फिर वो एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज जीडीपी, हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड। तो ये आपको पढ़ने से पता चलेगा कि आपको इस तरीके से भी प्रिपेयर करना है। So whenever you are analyzing PYQ, just see the question, try to write it yourself, see 2-3 इंस्टीट्यूट्स के मॉडल आंसर्स की what is required, और फिर उनको अपने बेसिक सोर्स से पढ़िए। मैं पीवाईक्यू अटेम्प्ट करती थी, जैसे जीएस 2 पॉलिटी का मैंने पीवाईक्यू अटेम्प्ट करा, वेयर द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग फेडरलिज्म। तो मैंने अटेम्प्ट करा, फिर मैंने मॉडल आंसर देख लिया, फिर मैंने अपने सोर्स से उसको कंपेयर करा कि मैं फेडरलिज्म जहाँ से पढ़ रही थी उस सोर्स से ये एड्रेस हो रहा है कि नहीं। तो दैट 1 hour मैं यही करती थी कि इनिशियली 30 मिनट्स मैंने 4 से 5 क्वेश्चन लिखे हैं, अगर 35 मिनट्स में 7 मिनट्स के 5 क्वेश्चन लिखे हैं, तो बाकी 30 मिनट्स आई यूज टू कंपेयर दैट व्हाट इज विच आई कैन ऐड इन माय आंसर्स। जिन्होंने 4 बार प्रीलिम्स दिया है, सिर्फ आपने प्रीलिम्स के, एक मिनट मुझे मिस हुआ है। सिलेबस आपने कैसे समझा मैम, प्लीज बताइए। सिलेबस समझने का सेंस यही होता है कि इनिशियली प्री का सिलेबस तो चलो बहुत माइक्रो है, बट मेन सिलेबस इज वेरी डिटेल्ड। यू जस्ट गो एंड सी कि एक एक पॉइंटर आपको याद होना चाहिए कि मुझे, मतलब एग्जाम के एंड तक वो सिलेबस रट गया था। सिलेबस आप टेबल पे स्टिक करिए, और जब भी कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल आएगा आपको समझ आएगा कि अच्छा ये आर्टिकल इंटरनल सिक्योरिटी वाले सब्जेक्ट से बात कर रहा है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड से बात कर रहा है। तो जस्ट गो एंड रीलुक टू योर सिलेबस अगेन एंड अगेन। तो ये आप कर सकते हैं।
हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन इन कॉलेज। कॉलेज प्रिपरेशन, हाँ, मैंने भी अपने कॉलेज में थर्ड ईयर में आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। बट आई वुड से कि इनिशियली अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो मेरा एडवाइस रहेगा कि डोंट रूइन योर ग्रेजुएशन ऑल्सो। ग्रेजुएशन इज द ईयर वेर योर पर्सनैलिटी गेट्स शेप्ड। सो माई सजेशन वुड बी कि आप अपनी पर्सनालिटी पे भी उस समय ध्यान रखिए, अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़िए, बिकॉज दैट इज कैन बी योर प्लान बी ऑल्सो, एंड सेकेंडली शेप्स योर पर्सनालिटी, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एंड एट द एंड पर्सनालिटी आप सबको देना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए कॉलेज से। तो इनिशियली तो आप आपका ग्रेजुएशन अच्छे से करिए, बट अगर आपने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपको यूपीएससी करना है और आपने उसी हिसाब से अपना ग्रेजुएशन भी किया है और कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट इनिशियली विथ रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड रीडिंग एनसीईआरटी। यही दो चीजें होनी चाहिए जो इनिशियली एक साल आप सभी को करना चाहिए, जिससे यू विल गेट नोन टू द एग्जामिनेशन कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस होती हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, जीएस सैट। मेंस में 9 पेपर्स होते हैं, 7 जो होते हैं वो फाइनली रैंक में इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 क्वालिफाइंग होते हैं, इंग्लिश हिंदी। तो ये चीजें आपको पता पड़ेगी, तो एक साल आप बेसिक बुक्स और सब सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस हो जाइए। फिर देन स्टार्ट योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन, जो आप ऑप्शनल की कर सकते हैं। Yes, I would say education background is no bar in this UPSC examination, because हर ईयर हर टाइप के लोग क्लियर कर रहे हैं एग्जामिनेशन। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम को समझें कि रियल एग्जाम क्या है, उसकी डिमांड क्या है, और फिर आप वो एड्रेस करें इरिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन बैकग्राउंड। एजुकेशन बैकग्राउंड पुअर होने का बस ये एक नेगेटिव हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी अब अच्छे से पढ़नी पड़ेगी अगर आपने स्कूल में नहीं करी है। ये वन क्वेश्चन इज कि हमें फेलियर से कैसे डील करना चाहिए, विच इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर यहाँ पर रिपीट अटेम्प्टर्स हैं तो उनके लिए तो स्पेसिफिकली। व्हेन आई फेल्ड माय फर्स्ट प्रीलिम्स, जो मेरा सिर्फ 0.66 मार्क्स से मिस हुआ था, वो पता तो एक साल बाद चलता है कि आपका कितने से मिस हुआ, बट दैट वाज माय लाइफ फर्स्ट फेलियर आई वुड से, बिकॉज अभी तक ऐसे ही होता है, हम एग्जाम देते हैं और वो क्लियर हो जाता है। बट जब आप फर्स्ट टाइम फेल करते हैं तो आपको बहुत कुछ खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत होती है, और आपके पास उन कुछ लोगों को रखना पड़ता है जो आप में बिलीव करें उस समय। फॉर्चुनेटली आई हैड पीपल जिन्होंने मुझे उस समय उठने में भी हेल्प करी, और मैं खुद को भी इस चीज का क्रेडिट दूंगी कि मैंने टाइम लिया, बट मेरे को वो दिख रहा था कि आई हैव द ज़ील लेफ्ट कि मैं एक और अटेम्प्ट दे सकती हूँ। मेरी कुछ गलतियां थी पेपर अटेम्प्टिंग स्टाइल में, जिसकी वजह से आई फेल्ड माई प्रीलिम्स, मुझे वो समझ आया। तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप खुद के अंदर जाके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या गलतियां रही है, और फिर आप डिसीजन लेकिन यू हैव टू गो फॉर सेकंड अटेम्प्ट और नॉट। एंड फेलियर, ट्रस्ट मी, इज एक्चुअली अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस ओनली। वो बात सुनने में लगती थी, बट जब मैंने फील करी कि वो फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आप एक ही बार में सब कुछ क्लियर कर लेते तो शायद आपको इस एग्जाम की इतनी वैल्यू भी पता नहीं पड़ती। ये मेरा एक्सपीरियंस था। आई एम नॉट सेइंग कि यू गो एंड वेस्ट वन अटेम्प्ट, आप पूरा अपना बेस्ट दीजिए, बट स्टिल अगर किसी वजह से आप रह रहे हैं तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग एल्स विच यू कैन डू, एंड ट्राई टू फोकस ऑन दैट, ऑन हाउ यू कैन इम्प्रूव। एंड फेलियर से डील करने के लिए फिर उसके बाद आई हैड मेड माई शेड्यूल कि आई यूज टू टेक आउट हाफ एन आवर टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, एटलीस्ट कि मेरा रिचार्ज हो सकूं अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थोड़ा, नॉट एवरी वन, बट आपके मदर फादर एटलीस्ट आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, आपके क्लोज फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, ऑप्शन का क्या है, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है कि ग्रेजुएशन में सारे ऑप्शन में से एक तो सब्जेक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं होता, लाइक इफ यू आर इंटरेस्ट कैसे पता चलता है, उसके लिए मैंने यही करा था, मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज करा था। माई क्राइटेरिया वाज कि मुझे इंटरेस्ट था बचपन से मैथ्स में, मैं पहले अबैकस वगैरह भी करती थी, तो आई हैड इंटरेस्ट। फिर देन जब वो क्लियर हो गया कि मैथ्स में इंटरेस्ट है, फिर मैंने एक बार सिलेबस जाके देखा, तो मैंने देखा कि 20-30% ही सिलेबस जो है वो इंजीनियरिंग में आ रहा है, बाकी आई हैव टू रीड न्यू ओनली। फिर मैंने पीवाईक्यूज जाके देखे कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, रियल के, कॉम्प्लेक्स के, तो मैंने देखा यस दे आर डूएबल, अगर मुझे बेसिक नॉलेज है तो, बाकी मुझे पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने डिसाइड करा कि सोर्सेज अवेलेबल हैं, मेरे को इंटरेस्ट है, एंड आई एम ऑल्सो कम्पिटिटिव बिकॉज मेरा मैथ्स में 10 CGPA रहा था, M1 M2 M3 तीनों में इंजीनियरिंग में, और पहले भी 10th 12th में आई हैड गुड स्कोर इन मैथ्स, तो वैसे मैंने कम्पिटिटिवनेस जज करी थी अपनी। डेटा शीट, हाउ टू प्रिपेयर डेटा शीट एंड हाउ टू यूज इट। यस, इसके लिए मैं कहूंगी मैंने इस मेंस में इस पे स्पेसिफिकली फोकस करा था कि मैंने जो बोलते हैं 25 पेजेस का A4 शीट्स ले ली थी,
जिसपे मैंने सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक और टॉपिक स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट करा था, जैसे विमेन, हेल्थ, पॉपुलेशन। ये मिलता है आपको कोई भी कोचिंग। मैंने केएसजी का कंपैरिजन यूज करा था कि केएसजी में से कुछ डेटा पॉइंट्स दिए थे, तो जो मुझे रेलेवेंट लगे मैंने वहां से ले लिए थे, कुछ मैं अपने न्यूज़पेपर्स और अपने रेगुलर स्टडीज से लिंक करती थी। तो ऐसे करके मेरे पास एट द एंड वो 25-30 पेजेस थे जो मैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन देख सकती थी। और जीएस 1 2 3 4 के अलग से बनाने वो नहीं, ये जनरल थे जो अक्रॉस द पेपर्स यूज हो सकते हैं। इंडिया की जीडीपी क्या होती है, व्हाट इज आवर रैंक इन सम स्पेसिफिक इंडेक्स, लाइक विमेन इंडेक्स में क्या रैंक है, हेल्थ इंडेक्स में क्या रैंक है, एजुकेशन गैप कितना है। ये मैं प्रिपेयर करके एक जगह रखती थी एंड मल्टीपल टाइम्स रोज सुबह उठकर मैं आधी घंटा जब ऑफिस स्टार्ट करती थी उससे पहले मैं यही करती थी कि एक बार वो पेजेस को आई गो थ्रू इट, दैट वो डेटा पॉइंट्स स्टिक इन माई माइंड। और मेरे लिए डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने डेटा बहुत यूज करा है मेरे पेपर्स में। तो अगर आप भी अच्छे हैं डेटा में तो जस्ट यूज दिस अप्रोच, इट विल बी हेल्पफुल। प्लान बी था, प्लान बी मैं बोलना चाहूंगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो मेरा भी ऐसा जील था जो शायद बाकी लोगों का भी होगा कि नहीं मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट दूंगी और दैट वुड बी माई एंड। कुछ प्लान भी नहीं है, यही है बस। बट इनिशियली जब मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स फेल करा एंड यू रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द एग्जामिनेशन, इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स। मैंने एफर्ट्स अपने पूरे दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, बट स्टिल इफ थिंग्स आर लैगिंग बिहाइंड आई न्यू इट विल टेक टाइम। तो इनिशियली तो मेरा कोई प्लान बी नहीं था, बट इस अटेम्प्ट को मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के दिया था कि अगर इस अटेम्प्ट में नहीं होता देन आई वुड हैव डन कि मैं कुछ एक और ऑप्शन ऑप्शन लेकर चलती। उसके लिए मेरा था कि मैं आरबीआई प्लान कर रही थी कि मैं एक बार आरबीआई भी दूंगी और साथ में यूपीएससी देती रहूंगी, बिकॉज यूपीएससी छोड़ना नहीं था मुझे। बट सिर्फ यूपीएससी अब मैं 3 साल से 4 साल हो गए थे मुझे प्रिपरेशन, उसके बाद नहीं कर सकती थी। फर्स्ट मीन्स में यस, आप मेरी मार्कशीट देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है। मेरा 713 स्कोर था फर्स्ट मींस में, कट ऑफ वाज 745 दैट टाइम, 30 मार्क्स अराउंड से मेरा मिस हुआ था। तो दैट वाज अ सेटबैक और उसका मेजर रीजन मेरा मैथ्स ऑप्शनल था इन विच आई स्कोर्ड पुअरली। तो मुझे मेजर जंप उसी में करना था एंड वो रीजन भी मुझे पता थे कि मैंने फिजिक्स पोर्शन को थोड़ा लेफ्ट आउट करा था, वो मुझे टफ लग रहा था। तो एंड सेकेंडली मैं टेस्ट इतने अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, तो टाइम मैनेजमेंट वाज एन इशू फॉर मी। तो इन दोनों को मैंने रेक्टिफाई करके 45 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट करा है इस मीन्स में। वो भी और कर सकते हैं आप लोग, बट दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन माई फर्स्ट मीन्स। सी सेट स्ट्रेटेजी, देखिए सीसैट के लिए आई वुड से, बिकॉज आई वाज अ मैथ्स ऑप्शनल, मेरा मैथ्स ठीक था तो मुझे बहुत इशू कभी नहीं हुआ सीसैट में। बट बिकॉज द पैटर्न चेंज हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है बहुत ज्यादा सीसैट, तो आई वुड सजेस्ट कि उसको आप लाइटली मत लीजिए। इस पेपर की भी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करिए जैसे जीएस की करते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक यूट्यूब चैनल पे आप मैथ्स के बहुत सारे वो होते हैं, चैनल्स होते हैं, लाइक फॉर वन एग्जांपल अड्डा 24/7 पे जीरो टू हीरो सीरीज चलती है। सो यू कैन फॉलो, जहाँ से बेसिक्स आप ले सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, रेशियो प्रपोर्शन के, नंबर सीरीज के, और पीवाईक्यूज सॉल्व करते चलिए 2013 से 2023 के सीसैट के सब पीवाईक्यू सॉल्व करिए डिलीजेंटली। और फिर देखिए कि आपको 66 मार्क्स लाने हैं, तो एटलीस्ट आपका पेपर 80-85 मार्क्स का अटेम्प्ट रहे। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए कि आप मैथ्स को लाइटली मत लीजिए, इंग्लिश मैथ्स दोनों की प्रैक्टिस करिए, रोज भले 1 घंटा निकालिए सीसैट के लिए, पर निकालिए। हम्म। इंटरव्यू बायलिंगुअल, इंटरव्यू का मीडियम आप चूज करते हैं। अगर आप हिंदी लेना चाहें तो हिंदी या इंग्लिश, बायलिंगुअल इज अ लिटिल डिफिकल्ट। ऐसे स्ट्रैटेजी, ऐसे स्ट्रैटेजी के लिए आई वुड से कि यस, मैंने ऐसे को थॉरली प्रिपेयर करा था फर्स्ट अटेम्प्ट से ही। मेरा अप्रोच ये रहता था कि पहले मैंने पीवाईक्यूज देखे। तो इनिशियली मैंने देखा कि 2019-20 के बाद से फिलोसॉफिकल एसेज आर इंक्रीजिंग, तो मेरा फोकस भी फिलोसॉफिकल एसेज पे बढ़ गया था। उसके लिए व्हाट आई डिड वाज अ 5 आवर स्ट्रैटेजीज ऑफ, सब पढ़ते हैं कि मैंने सबसे पहले टॉपिक को डिकोड करना होता है आपको, फॉर विच जब ऐसे टॉपिक आता था तो मैं उसको लास्ट पेज पे जब रफ पेज करते हैं तो मैं टॉपिक को डिकोड करती थी, जो जो टॉपिक की लाइन है उसके सिनोनिम्स ढूंढ ढूंढ के आई यूज टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि अच्छा ये टॉपिक बोलना चाह रहे हैं। शायद वन वाज सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ये एक ऐसे का पीवाईक्यू है जो पूछा गया था। तो फिर आप उसको देखिए कि सिंप्लिसिटी के और क्या मतलब हो सकते हैं। सिंप्लिसिटी मीन्स हम्बलनेस, ग्रैटिट्यूड, प्लेन, मिनिमलिस्टिक, ऐसे करके सिंप्लिसिटी के कुछ मैंने सिनोनिम्स निकाले। सोफिस्टिकेशन के क्या हो सकते हैं, सोफिस्टिकेशन इज उसके क्या मतलब सिनोनिम्स हो सकते हैं, वो निकालिए। और फिर मैं फॉलो कर सकती थी फिलोसफी के लिए 5 चीजें। इंट्रोडक्शन मेरा यूजुअली एनेक्डोट से होता था,
जो कि मुझे कैची लगता था। एनेक्डोट, कोई स्टोरी, कोई कोट, आप इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। एनेक्डोट लिखने के बाद यू गिव अ स्ट्रॉन्ग स्मॉल इंट्रोडक्शन कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द ऐसे। So I used to write कि I will try to address how simplicity is the ultimate sophistication. How can you attain simplicity? Is there any other part of simplicity also? ऐसे करके इंट्रोडक्शन। फिर मैं अपने ऐसे के डायमेंशन स्टार्ट करती थी जो कि बॉडी होता था। उसमें इनिशियली 70% ऑफ द बॉडी यूज टू बी इन फेवर ऑफ द टॉपिक कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। फिर मैं एंटीथीसिस भी देती थी उसका 20-30 मतलब 2 पैराग्राफ में मान लीजिए कि आई यूज टू से कि अदर डायमेंशन भी होता है कि एवरी टाइम सिंप्लिसिटी कैन नॉट बी द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, उसको काउंटर करने के लिए एंटीथीसिस। और एंड में कंक्लूजन यूज टू बी कि हाउ सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, कैसे आप अचीव कर सकते हैं, वो मेरा कंक्लूजन होता था। और कंक्लूजन में मैं एनेक्डोट जो स्टार्टिंग में लिखा है उससे लिंक करती थी। ये 2 चीज़ें आई यूज्ड टू फॉलो। ऐसे फिलोसॉफिकल ऐसे और टॉपिकल ऐसे के लिए आपको बहुत सारे फैक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो आप आपके जीएस से बहुत ओवरलैप करता है। तो मैंने कुछ थीम बेस्ड नोट्स बना लिए थे साइंस एंड टेक के, इंडिया एट 75 के, बिकॉज़ अभी अमृतकाल स्टार्ट होने वाला था। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैंने नोट्स बना लिए थे ऑलरेडी। योजना वगैरह बहुत हेल्प करती थी इसमें। शुभम कुमार सर की स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी कि योजना की जो लास्ट 12 मंथ्स की योजना होती है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, साइंस एंड टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके फर्स्ट फर्स्ट पेज से कुछ एक नोट्स बना के रख लिए। तो ऐसे करके मेरे पास 25-30 टॉपिक्स का एक रफ मटेरियल हो गया था कि अगर उसमें से कुछ आता है तो आई कैन यूज इट। कितने टाइम स्टडी करते थे और कितना टाइम रिक्वायर है एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट के लिए? यस, मैं कहूंगी कि यूपीएससी प्रिपेयर करने के लिए 2 साल इज द मिनिमम, बिकॉज आप 8 से 10 महीने पहली बार पूरे सिलेबस को पढ़ने में लगाते हैं, विच इज द बेसिक। एंड उसके बाद 1 ईयर का एग्जाम प्रोसेस रहता है। सो दीज 2 इयर्स बिकम इम्पोर्टेंट, जो कि एक बेस होता है। और फिर उसके बाद डिपेंड्स ऑन योर अटेम्प्ट्स या किस में आप मिस करते हैं। और डेली के लिए आई वुड से कि 8 आवर्स इज द मिनिमम जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। उस उसमें आप पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपको 4 to 5 आवर्स ऑप्शनल के लिए भी लगेंगे, 3 or 4 आवर्स आपको जीएस के लिए भी लगेंगे, तो दैट वुड बी 8 आवर्स। एंड जब प्री और मेंस का टाइम आता है तो ना यूज टू स्ट्रेटेज टू 10 to 11 आवर्स, जब प्री से मेंस का टाइम आता है। रिवीजन कैसे करें मैम, या लास्ट मिनट? रिवीजन के लिए वही नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे कि मैं अपने हर जीएस के लिए सिनॉप्सिस बना के रखा था मैंने मेंस के लिए। क्योंकि जब आपको सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं जीएस 1 से जीएस 2 के बीच, यू गेट ओनली 2 आवर्स ब्रेक। तो उस बीच आपको इम्पोर्टेंट एटलीस्ट जीएस 2 के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन केसेस, सुप्रीम कोर्ट केसेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका एक मैंने बना रखा था अपना नोट। तो बस मैं उन्हीं को रिवाइज करके चली जाती थी, रेस्ट थिंग्स आपके दिमाग में रहती है स्ट्रक्चर। पर जो कुछ ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं वो आपको नोट्स करके रखना है एक जगह। तो ऐसे माइक्रो नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं अपने भी शेयर कर दूंगी चैनल पे थोड़े जल्दी। तो वो भी आप लोग रेफर कर सकते हैं, हर जीएस के लिए नोट्स होते थे। रिविजन सभी सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स के लिए रिवीजन के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी रहती थी कि अपार्ट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं एक मंथली मैगजीन फॉलो करती थी। तो मंथली मैगजीन के लिए 15 डेज बाद आती थी, तो अगर फेब्रवरी का मंथ है तो वो मार्च 15 को आएगी उसकी मंथली। तो मैं मार्च 15 से मार्च 31 तक रोज एक एक घंटा मंथली पढ़ती थी। और फिर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, जबकि मार्च की नहीं आती, जब तक मैं रिवाइज करती थी। पर एट द एंड वो बहुत अनफीजिबल भी हो रहा था, मतलब ये मैंने कोशिश करी थी फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में। फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी जो भी प्रिपेयर कर रही थी साथ में। तो वी यूज टू आस्क क्वेश्चंस टू ईच अदर, और ऐसे करके हम लोग करंट अफेयर्स रिवाइज करते थे। मतलब मैंने पूरी मैगजीन्स मेरे फ्रेंड्स पीयर ग्रुप में रिवाइज करी है। एक बार मेरी फ्रेंड के साथ, एक बार मेरे सीनियर के साथ, ऐसे करके ही मैंने रिवाइज करी है। क्योंकि वो एक्टिव लर्निंग होता है, मतलब अगर कोई और रिपोर्ट आई है तो हम पूछते थे कि दिस रिपोर्ट बिलोंग्स टू विच ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ शी नोज देन शी कैन टेल मी, और वो उसने कैसे याद रखा वो भी उससे कवर हो जाता था। दैट वाज अ गुड प्रोसेस। एथिक्स के अच्छे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक साइट बताई कि betterindia.com पे बहुत मिल जाते हैं। न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो वहां पर बहुत इंस्पिरेशन स्टोरीज आती हैं। एंड ट्राई टू मेक इट मोर डाइवर्स, सिर्फ आईएएस या आईपीएस या ऐसे एग्जाम्पल्स लेने की बजाय आप कोई सिटीजन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। पद्मश्री अवार्डीज का एग्जाम्पल मैं यूज करती थी काफी, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका यूज करिए, ऐसे डाइवर्स रखिए अपने एग्जाम्पल को, तो और अच्छे से आपके आंसर्स उभर के आएंगे। vocabulary problems and yes, initially I would say द हिंदू वगैरह में हो सकती है ये प्रॉब्लम आती थी। तो आप पूरे टाइम इंटरनेट का यूज करिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे चली जाएंगी, इट्स अ वेरी टेम्पररी प्रॉब्लम।
बट उसको आपको कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा, यू कैंट लीव दैट प्रॉब्लम। तो मुझे कुछ इश्यू होता था तो इनिशियली तो मैंने 20-25 वर्ड्स का वोकेबलरी का नोट भी बनाया था कि अच्छा ये वर्ड्स टफ है एंड दीज गेट रिपीटेड। जैसे फॉर एग्जांपल वुल्फ वॉरियर स्ट्रैटेजी बहुत चलता था आईआर में चाइना के टाइम, आई डिडंट नो व्हाट वाज इट, तो मैंने जाके उसको पढ़ लिया। फिर वोकैब में कोई टफ वर्ड है जो आपको लग रहा है यूज हो रहा है, तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ ए डिक्शनरी में जाके देखिए, तो फिर आपको इजी हो जाएगा वो चीज। श्रुति शर्मा मैम के नोट्स आप उनके चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, शी हैज अ चैनल आई थिंक, वहां से मैंने उनकी टेस्ट सीरीज की कॉपी से देखा था जो कि टॉपर्स कॉपी गूगल पे अवेलेबल है। टेस्ट कॉपीज मैंने शेयर करी अपने चैनल पे। एनी अदर डाउट्स? बीच में शायद रह गए। Somebody asked that how to remain consistent in this journey. So for this, my strategy or my approach was कि I used to make targets for the next month, but also I used to make targets for the day also. तो आप जब सुबह उठते हैं यू शुड हैव अ टारगेट इन योर हैंड, क्योंकि मैं रात को ही आज सोने से पहले अपने टारगेट्स लिख लेती थी जो मुझे कल अचीव करने हैं। और जब आप बड़ी बिग पिक्चर देखते हैं पर उसके साथ में डे पिक्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप एक दिन में कितना कवर करना चाहते हैं। तो जब वो एक दिन का टारगेट आपको दिखता है तो अपने आप यू गेट मोटिवेटेड कि मुझे पढ़ना ही है। एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत कम वर्क करता है इस जर्नी में, ये मैंने ओवर द टाइम देखा है। इंटरनल मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है और साथ में कुछ पॉजिटिव लोगों का सर्कल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि whenever you get down you talk to them and you get energized कि yes you can do it. So fortunately, I had some good people in my group जो मुझे motivated रखते थे. So also keep connected. आप पूरा socially isolate मत होइए, कुछ positive लोगों का ग्रुप रखिए और साथ में अपने डेली टारगेट्स अचीव करके खुद को एक टैप ऑन द बैक कि यस आई हैव डन दिस टारगेट टुडे, और खुद ही को मोटिवेट करिए कि आज ये अचीव करा है विच इज गुड, नेक्स्ट डे भी मुझे ऐसे ही करना है, और अगर आज नहीं करा है तो कल फिर कैसे करना है। मीन 65 कैसे यूज करें? यस, मीन 65 इंपॉर्टेंट है, सारी मैं नहीं यूज करती थी। मैंने कुछ स्पेसिफिक से आईआर के लिए मीन 65 बिकम्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज आईआर के लिए आपको करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 4 क्वेश्चंस आते हैं मीन्स में एंड मोस्टली दे आर करंट बेस्ड। तो उसके लिए मैंने इस बार पूरी मीन 65 आईआर की 30 पेजेस में कंसोलिडेट कर दी थी मेरे, और फिर उन 30 पेजेस को ही मैं आईआर के लिए रेफर करती थी क्योंकि पूरी कवर करना इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो जस्ट यूज योर नोट्स, और जो उसमें आपको करंट का इंपॉर्टेंट लग रहा है मीन 65 में, जैसे इंडिया चाइना के रिलेटेड डेटा क्या है वो लिख लिया, इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट जो साइन हुआ वो लिख लिया, एंड व्हाट आर द बेसिक पिलर्स ऑफ देयर रिलेशनशिप ऑफ इंडिया चाइना, वो नोट डाउन करिए, बस दीज थिंग्स, बाकी डिटेल्स यू कैन फिल योरसेल्फ ओनली। तो ऐसे करके आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। और किसमें पॉलिटी में मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी थी मीन 65, मैंने आईआर के लिए यूज करी थी। इकोनॉमी के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्कीम्स वगैरह होती हैं इकोनॉमी में, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उसमें मैं उसी में अंडरलाइन कर लेती थी क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं था एंड ये यूज टू रिवाइज इट फ्रॉम देयर ओनली। गवर्नेंस कैसे कवर किया? गवर्नेंस के लिए मेरा सोर्स था कि बाजीराम के जो क्लास नोट्स थे वो तो है ही, बाकी आतिश माथुर सर का चैनल है पॉलिटी के और गवर्नेंस के लिए, हिज नोट्स आर वेरी गुड, तो आई यूज टू फॉलो दैट। उनका ओपन चैनल है, आतिश माथुर सर की वेबसाइट भी है, उस पे जाके गवर्नेंस के मैंने खुद के नोट्स बना लिए थे, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। गवर्नेंस में एथिक्स का वाज आल्सो ओवरलैपिंग, तो आप वहां से सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स के एग्जांपल, आरटीआई क्या है और कुछ नई स्कीम्स क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नेंस में भी प्री का फैक्ट्स यूज करो, और एनालिसिस के लिए आप आतिश माथुर सर के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। 10th 12th आई वाज फॉर्चुनेटली गुड स्टूडेंट, 10th में मेरा 10 सीजीपीए था, 12th में 94% था। इंडियन सोसाइटी का रिसोर्स, मैंने एनसीईआरटी से एक बार पढ़ी थी, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल, दैट वाज माय सोर्स फॉर सोसाइटी, उसमें से मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। 4 4 बार प्रीलिम्स क्लियर करा है एक सेल्फ नोट से, तो वो लोग, सॉरी आई एम मिसिंग योर क्वेश्चन। प्रीलिम्स, हाँ, एक सेल्फ नोट वो अलग ऐसा क्या ऐड कर देते हैं उस नोट में कि कभी प्रीलिम्स नहीं रुकता। सी प्रीलिम्स में इट्स नॉट अबाउट नोट्स, प्रीलिम्स में थोड़ा सा एक क्लियर करने का स्ट्रैटेजी होता है, जैसे मैंने बोला कि बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। अब आजकल प्रीलिम्स इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ कंप्लीटली फॉर नॉट क्लियरिंग इट, बट आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं, फोकस ऑन दैट।
सो व्हाट आई डिड व्हेन आई फेल्ड माय फर्स्ट प्रीलिम्स कि मुझे पता था कि मेरे सोर्सेज में कोई इशू नहीं है, मैंने उन्हीं सोर्स को फिर से रिपीट करा और बस मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी चेंज्ड अ लॉट। फर्स्ट प्रीलिम्स में 2 आवर्स का जब पेपर होता है तो मैं लास्ट हाफ एन आवर में थोड़ा पैनिक कर गई थी बिकॉज द क्वेश्चंस वर न्यू। और मैं पैनिक कर गई कि कैसे मुझसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे बिकॉज अभी तक तो होते थे, टेस्ट सीरीज में तो होते थे। सो डोंट पैनिक इट, इफ द पेपर इज टफ तो वो सबके लिए टफ है, और अगर आपने 100% दिया है तो वो क्वेश्चन बनेंगे आपसे, और नहीं बन रहे हैं तो वो सबके लिए इक्वली टफ है। ये स्ट्रैटेजीज कॉन्फिडेंस से पेपर में जाइए। और सेकंड important thing, use your common sense there. हर बार prelims is not about learning new resources या knowing new things. It's more about how to eliminate and apply those knowledge. कि एक प्रेशर कुकर का क्वेश्चन पूछ लिया तो प्रेशर कुकर का क्वेश्चन कोई प्रिपेयर करके नहीं जाता है, वो वहीं पे आपको कॉमन सेंस यूज करके करना होता है। तो प्रीलिम्स इज मोर अबाउट रिपीटेड रिविजन ऑफ द सिंगल रिसोर्स, एंड सेकंड इज अबाउट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कि आप टाइम मैनेजमेंट करें, पूरे 100 क्वेश्चंस पढ़ पाए आप। मैं हर 10-15 क्वेश्चंस करने के बाद मतलब 2 पेजेस करती थी, फिर बबल करती थी ताकि मेरे को ब्रेक भी मिल जाता था क्वेश्चन से, एंड फिर मैं नेक्स्ट 10 to 15 क्वेश्चन पे जाती थी। और मैं पेपर भी 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करती थी पूरा। पहले राउंड में मेरे को जो शॉर्ट शॉर्ट लगते थे मैं बस उन्हीं को बबल करती थी, एंड बाकी में मुझे अगर 50% डाउट है कि मुझे 75% डाउट है, ये मैं मार्क कर लेती थी। देयर वर सिंबल्स विच आई यूज टू मेक। तो अगर मुझे किसी 2 ऑप्शंस में प्रॉब्लम है तो फिर मैं सेकंड टाइम आके जो मुझे इंस्टिंक्ट से लग रहा होता था मैं उसी पे जाती थी। एंड 75% को तो आपको मतलब करना ही है अटेम्प्ट, बिकॉज सारे 4 ऑप्शंस तो आप क्लियर नहीं हो सकते। अगर आप 75% तक श्योर है तो गो फॉर इट। तो मेरा यूजुअली अटेम्प्ट होता था कि 100% वाले पहले करूं, फिर 75% वाले, 50% वाले। और अगर चांस लेना पड़ता था कि 25% जो क्वेश्चन आता है उसमें, तो फिर मैं बहुत कम लेती थी बिकॉज मेरा सक्सेस रेट भी ऐसा ही था कि मेरे 75% वाले क्वेश्चन की एक्यूरेसी थी 80-90%, 50% वाले की एक्यूरेसी भी 50-60% थी, और 25% वालों की एक्यूरेसी भी बहुत कम थी, तो मैं अवॉइड करती थी। मेंस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, हाँ आई विल शेयर दैट। मीन्स पेपर अटेम्प्टिंग में मेरा अप्रोच रहता था कि 10 मार्कर्स और 15 मार्कर्स आते हैं, 10-10 क्वेश्चन। तो मैं इनिशियली स्टार्टिंग में 30-35 मिनट्स में, क्योंकि मेरा स्पीड स्टार्टिंग में स्लो रहता था, मतलब मेरे को थोड़ा इनर्शिया रहता था, ये मैंने हमेशा कोशिश करी है। तो 35 मिनट स्टार्टिंग में मैं 5 10 मार्कर्स अटेम्प्ट करती थी, जो 7-7 मिनट वाले रहते थे। वो 5 करती थी, फिर मैं पूरे 15 मार्कर्स करती थी, 10 के 10। एंड देन लास्ट हाफ एन आवर जब बचता था तो मैं बचे हुए 5 क्वेश्चन करती थी। यूजुअली कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें मतलब मैं पेपर में रुकती नहीं थी। आई नो द क्वेश्चन और आई डोंट नो द क्वेश्चन, मैं एक ही लाइन में अटेम्प्ट करती थी। बिकॉज रीविजिटिंग मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि मैं एक मेंस में कर चुकी थी कि मैंने 4 अटेम्प्ट करे, फिर मुझे एक आता नहीं था तो मैंने सोचा था मैं बाद में आके करूंगी, बट आई लेफ्ट इट। तो फिर मैंने तब से लर्न करा कि मैं सीक्वेंस में ही 5 क्वेश्चन करती थी, सीक्वेंस में ही पूरे 15 मार्कर्स करती थी, फिर लास्ट के हाफ एन आवर में बचे हुए 5 क्वेश्चन। हिस्ट्री सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस के लिए बता देती हूँ। हिस्ट्री के लिए मैं सोर्सेज वर कन्फाइंड की क्या रहते थे। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की वो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी फॉर मेडिवल, जो 11th क्लास की व्हाइट कलर की बुक आती है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाए हुए जो टॉपर के थे, मंदार पाटकी सर के, वो क्योंकि डायरेक्ट उसमें स्पेक्ट्रम को कंसोलिडेट करा है। और बिपिन चंद्रा जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी वो फॉलो करती थी। और प्रीलिम्स का हिस्ट्री इज वेरी मच रेलेवेंट फॉर मेंस हिस्ट्री ऑल्सो। तो सोर्सेज आपके सेम ही रहेंगे। आजकल हिस्ट्री में दे आर डाइवर्सिफाइंग द सोर्सेज। तो मेरे जब मल्टीपल अटेम्प्ट था तो मैंने सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में ट्राई करा था कि मैं थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है, वो भी थोड़ा थोड़ा पढूं, कवर टू कवर नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा था। बट इनिशियली मैंने हमेशा बेसिक बुक्स को ही पहले प्रेफर करा है। हाउ यू मैनेज बोथ ऑप्शनल क्लासेस एंड जीएस क्लासेस एट वाजीराम। हाँ, इनिशियली व्हाट आई यूज्ड टू डू कि उस समय मेरा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक रहता था क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आई डिडंट वेस्टेड अ सिंगल मोमेंट। हाउ मच आई कुड मैंने अपना 100% देने का ट्राई करा था। मेरा इनिशियली 2.5 आवर्स का मैथ्स ऑप्शनल कोचिंग रहता था, 8 to 10:30। फिर 11 to 1:30 मेरा जीएस का कोचिंग रहता था। तो वो मेरा सुबह का पूरा टाइम कोचिंग में जाता था। फिर जब मैं आती थी आई यूज टू टेक अ लंच ब्रेक, और फिर उसके बाद 3-3:30 से मैं स्टार्ट करती थी अपना पढ़ाई। और फिर मैं रात को 7:30 अराउंड तक करती थी एक बार, एक ब्रेक लेके ऑब्वियसली हाफ एन आवर का बीच में। एंड फिर सोने से पहले 1-1.5 आवर्स। तो ऐसे में 4-5 आवर्स की स्टडी करती थी खुद से। और जाता के 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी और 5 घंटे की कोचिंग, दैट वाज माय शेड्यूल। और मेरा अप्रोच रहता था कि जो पोर्शन जीएस और मैथ्स का कोचिंग में हुआ है वो मैं खुद अपने बेसिक रिसोर्सेज से कंप्लीट कर लूँ और अपने नोट्स बना लूँ। दैट वाज माय अप्रोच। Bhavna ma'am notes were sufficient. For the maths portion, yes. Majorly I focus on Bhavna ma'am notes only. But for physics portion इतना relevant नहीं था वाजीराम पे।
तो फिर मुझे टॉपर के नोट्स लेने पड़े और मैंने मैथोक्रेट का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैंने फिजिक्स के वीडियोस फॉलो करे थे। और उसके साथ मैंने कनिष्क कटारिया सर के नोट्स फॉर वैल्यू एडिशन जो क्वेश्चन छूट रहा है या मल्टीपल आ रहा है वहां से कवर किया था। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सोर्सेज, एनवायरमेंट के लिए मेरे क्लास नोट्स के अलावा एक एनसीईआरटी होती है क्लास 12 की बायोलॉजी की, उसके 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के, जिसमें इकोसिस्टम और द साइकिल मिनरल साइकिल्स ये सब रहता है, दैट आई यूज टू फॉलो। और इसके अपार्ट फ्रॉम शंकर आईएएस से कुछ पोर्शंस मैंने कवर करा था, पर ज्यादातर इट वाज 365 पीटी 365 जो करंट के लिए मैं यूज करती थी एनवायरमेंट। और मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट और इन जनरल भी। तो प्लीज आप जब भी कुछ नई वो आती थी प्लेस इन न्यूज तो मैं एटलस देखती थी, मैंने एटलस अपने फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में बहुत यूज करा है। फिर बाद में जब मुझे चीजें याद रहने लगी तो मैं अपने खुद से मैप्स बनाती थी नेशनल पार्क्स के, रामसर साइट्स के, और मैं अपनी टेबल पे स्टिक करती थी टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। आई यूज टू फॉलो विजन मैगजीन इन ऑलमोस्ट ऑल माई अटेम्प्ट्स। वो भी मैं पूरा कवर टू कवर नहीं, बट विच एवर आई जितना मैं कर सकती थी वो। ईयरली और मंथली प्लान की क्या तैयारी की? ईयरली आई यूज, जैसे मैंने बोला कि मैंने जब मई 20 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो फिर मैंने कोशिश करी थी कि जनवरी तक मेरा ऑप्शनल हो जाए मैथ्स, और जीएस भी एक बार हो जाए। फिर मैंने फरवरी से प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और टेस्ट देने लगी थी मैं हर वीक। फिर जब ये खत्म हुआ तो एक्चुअली कोविड आ गया था हमारे टाइम, सो इट गॉट डीलेड, तो मुझे और टाइम मिल गया था इन विच आई प्रिपेयर्ड मीन्स। नहीं, मैंने जीए सब्जेक्ट के सबके नोट्स नहीं बनाए थे, बाजीराव नोट्स वर इनफ फॉर मेनी सब्जेक्ट्स, बट मेन स्पेसिफिक बनाने पड़ते हैं, लाइक एथिक्स में आई हैव टू मेक, सोसाइटी में आई हैव टू मेक, दीज थिंग्स आई यूज्ड टू। करेक्ट अटेम्प्ट दिस ईयर इन मैथ्स, आई टोटली माय पेपर अटेम्प्ट वाज 480, उसमें से करेक्ट अटेम्प्ट आई थिंक वाज अराउंड 400, मतलब 470 अराउंड का मैंने टोटल अटेम्प्ट करा था इस बार। मैंने पहला पेपर तो ऑलमोस्ट पूरा ही अटेम्प्ट करा था 250 का, तो करेक्ट अटेम्प्ट वाज अराउंड 400 एंड आई गॉट 267। मैथ्स टेस्ट सीरीज मैंने आर्यभट्ट आश्रम की फॉलो करी थी, थोड़ी टफ होती है, बट मुझे उसका हेल्प मिला बिकॉज क्वेश्चंस वर टफ, तो अननोन क्वेश्चंस टैकल करने की एबिलिटी पेपर में अच्छी रही थी। मेंस नोट्स कैसे बनाए ये मैंने पहले भी बताया है कि मैं सिलेबस के पॉइंटर्स के हिसाब से चलती थी कि फॉर एवरी पॉइंटर ऑफ द सिलेबस आई शुड हैव अ 500-600 वर्ड्स नोट्स होना चाहिए। और बाकी मेन 365 से सब्जेक्ट वाइज नोट्स आप बना सकते हो, जैसे मैंने आईआर के लिए सिर्फ मेन 365 से नोट्स बनाए थे। उसके अलावा जीएस 1 के लिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो होता है उसके नोट्स बनाए। हिस्ट्री में इट वाज इनफ, मेरे प्री के नोट्स वर इनफ, जो क्लास नोट्स थे उससे हो गया। सोसाइटी के लिए विजन वैल्यू एडेड मटेरियल से बना रखे थे, उनको फिर मुझे बस रिफाइन करना था। तो नोट मेकिंग ऐसा नहीं कि सारी नोट मेकिंग प्री से मेंस के बीच में ही करिए, पहले से कुछ नोट्स है उनको रिफाइन करिए, और प्री से मेंस के बीच कंसोलिडेट करने का काम करिए कि हर चीज को 500 वर्ड्स तक लेकर आना है आपको, हर नोट्स को, तो वो करें। हाउ यू टैकल्ड फिजिक्स पोर्शन टैकल करने के लिए मेरा अप्रोच यही था कि पहले मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाऊं, बिकॉज फिजिक्स मुझे टफ पड़ता था बहुत ज्यादा, स्पेशली जो फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह वाला पार्ट था। तो मैं मैथोक्रेट फॉलो करने के साथ साथ बुक फॉलो करती थी, जैसे काइनेमेटिक्स वगैरह की तो कृष्णा सीरीज आती है वो मैंने सॉल्व करी थी। फिर जो मैं नोट्स मिले थे वो मैंने कवर करे थे, कनिष्क कटारिया सर के वहां से पीवाईक्यू के आंसर मतलब क्वेश्चंस करे थे अटेम्प्ट। इकोनॉमी बहुत एक्सटेंसिव पार्ट है, वो कैसे कवर करने में हमें 3 पोर्शंस में देखना पड़ेगा। कि इकोनॉमी के लिए इनिशियली प्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों। उसके बाद मेरे वाजीराम के क्लास नोट्स वर वेरी गुड बिकॉज मैंने रनिंग नोट्स लिए थे, तो मेरे ऑल ऑल टीचर्स वर वेरी गुड, तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी यहाँ पर। बट फिर मेंस के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे वो खुद से मैंने पढ़ा था, वॉल्यूम सेकंड इंपॉर्टेंट था, आजकल एक ही वॉल्यूम आ रहा है 1 और 2 मिलाकर। सो वो मैंने कुछ सब्जेक्ट खुद से पढ़े थे, क्लाइमेट चेंज वगैरह एनवायरमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने खुद से पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे, और उस पर हाईलाइट कर लिया था। बजट पढ़ा था। इसके अपार्ट एग्रीकल्चर के नोट्स जो मेरे थे उसको फिर मैंने, एक अच्छा सोर्स था नीति आयोग का इंडिया एट 75, बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैंने भी फॉलो करा था और मैंने उसके नोट्स भी खुद से बनाए थे। उसमें ऑलरेडी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स ही यहाँ टॉपिक के, फिर मैं खुद लिख लेती थी याद करने के लिए। सो दीज वर माई सोर्सेज फॉर इकोनॉमी। और फिर इको 550 सॉल्व करती थी मैं प्री के लिए, तो विवेक सिंह सर की आती 550 क्वेश्चन बैंक है वो, उसमें सब कवर हो जाते हैं क्वेश्चन। दैट वाज अ गुड सोर्स। न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट्स वो फ्यूटाइल हो जाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मेन स्पेसिफिक कुछ अच्छा मिल रहा है आपको न्यूज़पेपर से तो वो आप बना लीजिए, ताकि प्री स्पेसिफिक या फिर ओवरऑल न्यूज़पेपर के नोट्स मेरे को इतने यूजफुल नहीं लगे थे।
मेन स्पेसिफिक मैंने काफी बनाए हैं उसमें से कि ऐसे के लिए कुछ अच्छा मिला है तो वो रखा है। गवर्नेंस, आईआर, इनके लिए बनाए बट नॉट फॉर एवरी सब्जेक्ट। फ्यू सब्जेक्ट वन बाकी थी। रिवीजन स्ट्रैटेजी, कोशिश करिए कि एक ब्रॉड पिक्चर बना लीजिए। मतलब मैं ऐसे करती थी रिवीजन अपना प्लान कि मेरी प्री में अब टाइम है, फॉर एग्जांपल मई में मेरा प्रीलिम्स है और मैंने फरवरी से स्टार्ट करा है, तो आई थिंक कि मेरे 2 फुल रिविजन्स हो जाने चाहिए मेरे सारे सोर्सेज के। तो मैं अलॉट करती थी टाइम कि लाइक फॉर 1 वीक मेरे को पॉलिटी लगेगा, तो 1 वीक पॉलिटी मैं टाइम टेबल ऐसे लिखती थी कि सब्जेक्ट कितना टाइम दे रही हूँ मैं और क्या सोर्सेज मुझे कवर करने हैं। सो इट वाज लाइक पॉलिटी 1 वीक, आई हैव टू कवर माय क्लास नोट्स, आई हैव टू कवर लक्ष्मीकांत एंड आई हैव टू कवर द पीवाईक्यूज। तो वो मैं टिक कर देती जब होते जाता था। एंड कीप 1 और 2 डे बफर एक सब्जेक्ट के बाद, ताकि आप उसके टेस्ट, एक टेस्ट भी दे दें उसका सब्जेक्ट टेस्ट, और फिर अगर आपका गलती से छूट गया है वो टारगेट तो आप कवर कर लें। तो जस्ट मेक अ ब्रॉड पिक्चर, फिर उसको डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट्स में कि आपको 2-3 महीने में कितना पोर्शन कवर करना है, फिर डेज में डिवाइड करो। वाजीराम रिसाइटल, यस, अगर एक कोई भी कोचिंग का आपको मटेरियल फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स का, आई वुड से इनफ है। बस आप न्यूज़पेपर मत छोड़िए, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर के साथ एक कोई भी कोचिंग मटेरियल इज इनफ, क्योंकि एनालिसिस ऑफ द न्यूज़ बिकम्स इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट नोइंग द न्यूज़। ऑनलाइन कोचिंग भी रनिंग नोट्स बनाई है, जैसे वो पढ़ा रहे हैं साथ में। अब मैं, आई वाज अ पर्सन जो रनिंग नोट्स में बिलीव करती थी खुद के नोट्स में, तो आई यूज टू मेक, वो जब साथ में पढ़ा रहे हैं देन ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। अगर यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन राइट नाउ ओनली, जो कोई पूछ रहा है तो रिवीजन की बात नहीं आती, पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए 6 to 8 मंथ्स, जो मैंने बोला कि दिसंबर जनवरी तक आपका ऑप्शनल पूरा हो जाना चाहिए। देन स्टार्ट गोइंग फॉर प्रीलिम स्पेसिफिक, कि आप एक एक सब्जेक्ट उसके बेसिक सोर्सेज से कवर कर रहे हैं। वो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नोट्स मैंने कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करे एंड दे आर वेरी बल्की। तो मैं बोलूंगी ऑलरेडी द मार्केट इज फ्लडेड विद नोट्स, तो एक किसी के नोट्स से नहीं, आप कोई भी टॉपर जो आपके ऑप्शनल के हैं, उनके नोट्स भी देख सकते हैं, मैं मेरे भी शेयर कर दूंगी। एंड जस्ट रेफर देम, पर मेक योर ओन नोट्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डायरेक्टली किसी टॉपर्स के नोट्स रेफर करना मुझे लगता है इतना फ्यूटाइल, थोड़ा फ्यूटाइल होगा, बिकॉज उसमें आपकी अप्रोच नहीं रहती है और आपको रिवाइज करना भी टफ पड़ता है। मुझे मेरे नोट्स से रिवाइज करने में जितना ईजी होगा वो दूसरे के नोट से टफ होता है। तो जस्ट मेक देम योर ओन नोट्स, या तो पूरे नोट्स प्रिंट आउट करा के आप अपने नोट्स बना लीजिए, उन्हें ये एक अप्रोच हो सकती है कि जो पोर्शन टफ पड़ रहा है वो किसी का रेफर करके खुद के बना लीजिए। मंथली मैगजीन बेस्ट कुछ नहीं है, मैंने वही बोला। एक आप 10 दिन लेकर आप कोशिश कर लीजिए कि कौन सी मैगजीन आप फॉलो करेंगे, फिर पूरी प्रिपरेशन आप उसे फॉलो करिए, बिकॉज एवरी कोचिंग मटेरियल इज मोर और लेस सेम। मैं विजन फॉलो करती थी, इफ यू वांट टू नो। मैम, व्हेन शुड वी गो फॉर एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स? taken care of his first attempt and pre-changing character. Yes, I would say अब जितना चेंज हो रहा है या अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, स्टिल 4 मंथ्स आई वुड से इज इनफ। मतलब आप मई में अटेम्प्ट है तो फरवरी से तो स्टार्ट कर ही दीजिए प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन, और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट करें तो जनवरी से भी कर सकते हैं। इफ यू हैव completed एनसीईआरटी, देन स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, लाइक ऑप्शनल लीजिए पहले अपना, उसको टाइम दीजिए, फिर देन कवर वन बाय वन सब्जेक्ट। लाइक जीएस वन में देखिए कि सोसाइटी पोर्शन है। अब सोसाइटी पोर्शन आपने नहीं करा होगा बेसिक बुक से, तो एक कोचिंग का मटेरियल लीजिए, जैसे मैंने विजन का वैल्यूडेट मटेरियल लिया था, उसके नोट बनाए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री है जो कवर नहीं करते अपन एनसीईआरटी से, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी एक बार तो पढ़ के रखिए, उसके इनपुट आउटपुट रेशो कम है, तो अगर उसके नोट्स बने रहेंगे आपके कंसोलिडेटेड, तो आपको प्री से मेंस में बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मेन स्पेसिफिक नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो वो बनाना स्टार्ट करिए। उसके लिए आप विजन का वैल्यूडेट मटेरियल फॉलो कर सकते हैं, या कोई टॉपर के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, जो आपको सूट करे बेस्ट वो आप। मैंने जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने फोरम की बुकलेट फॉलो करी थी वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसमें से मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, और श्रेयांश कुमुद सर के नोट्स फॉलो करे थे, तो उनको मिला के मेरे खुद के 40 पेजेस के नोट्स बन गए थे वर्ल्ड हिस्ट्री के। जनवरी टू अप्रैल में आप मैथ्स, जैसे मेरा भी मैथ्स ऑप्शनल था, तो इट इज एडवाइजेबल अगर आप प्री के लिए थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, तो 1 आवर, 1 से 2 आवर्स आप निकाल सकते हैं, अगर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर इट्स मैथ्स ऑप्शनल या जो भी आपका ऑप्शनल है सिर्फ रिवाइज करने के लिए, तो करिए। बट प्रोवाइडेड आपका प्री सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। मतलब
इफ यू आर डन कि आपका 4 मंथ्स में 2 बार फुल रिवीजन हो जाएगा, पीवाईक्यूज हो जाएंगे और टेस्ट लग जाएंगे 30-40 अराउंड, तो फिर आप टाइम निकालिए, बट नॉट एट द कॉस्ट कि ये सब सेक्रीफाइस होना चाहिए। हाउ मेनी क्वेश्चंस डूइंग डेली फॉर आंसर राइटिंग? आंसर राइटिंग एकदम स्टार्टिंग से मत शुरू करिए। फर्स्ट थिंग आई वांट टू एड्रेस, डोंट डू इट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। आपको 8 से 10 महीने जब पूरा बेसिक नॉलेज हो जाए सब्जेक्ट्स का, देन गो फॉर। मैंने अपनी फर्स्ट प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करी थी आंसर राइटिंग, जब मैंने 1 साल पढ़ लिया था पूरा। और आंसर राइटिंग के लिए इनिशियली मैंने करा था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे इनसाइट्स हुए या आईएएस बाबा, किसी पे भी डेली क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चंस मैं पहले उस दिन के देखती थी, खुद का मटेरियल कलेक्ट करती थी, पढ़ती थी और अगले दिन उसको बिना देखे लिखती थी। ये मैंने 1 महीने 2 महीने करा है और पीयर ग्रुप के साथ चेक करवाती थी। फिर मुझे उससे बेटर अप्रोच मिली कि मैं पीवाईक्यू लिखने लगी, तो मैं 4 to 5 पीवाईक्यू क्वेश्चंस डेली अटेम्प्ट करती थी, और ये मैंने प्री से मेंस के बीच दोनों अटेम्प्ट्स में करा है। जब मेरी दोनों मेंस में, प्री से मेंस के बीच, मैं हर दिन 5 पीवाईक्यू करती थी। इंग्लिश, आई वुड से मीडियम, तो यूपीएससी ने बहुत अच्छी बात कर रखी है कि मीडियम से आपको बाउंड नहीं कर रखा है। पर क्योंकि मैक्सिमम सोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल है, बुक्स भी, तो बहुत लोग कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में ही एग्जाम लिखें। तो अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, बेसिक है, तो यू यू हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अगर आपको ऐसा है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्रॉम हिंदी मीडियम हमेशा से, या आपने वर्नाकुलर में ही पढ़ाई करी, इवन ग्रेजुएशन भी, तो फिर आप हिंदी मीडियम में भी एग्जाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इंग्लिश ऐसी कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट नीड टू क्वालिफाई द इंग्लिश पेपर, जो कि 33% लाने होंगे आपको, विच इज डूएबल, क्योंकि ग्रामर पूछते हैं उसमें, नॉर्मल चीजें पूछते हैं, तो अगर आपको 10th लेवल तक की इंग्लिश आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम वेलकम। एनीथिंग एल्स, जिसके डाउट्स अगर बीच में मिस हो गए तो आई एम वेरी मच सॉरी, बिकॉज मैं कंटिन्यूअसली ट्राई कर रही थी कि जितने क्वेश्चंस मैं एड्रेस कर पाऊँ। इफ समवन आई मिस्ड इट, then sorry, I'll again share my notes. You can visit my Telegram channel. Now you all can note the link which you were asking. It is Rochika Garg, ROCHIKAGARG, comma AIR 174. That is my Telegram channel. टाइम टेबल मैंने एक्चुअली पहले बताया है इसी उस पे, अपनी चैट में, तो आप देख लीजिए, नहीं तो मेरे चैनल पे भी है। इट्स जस्ट दैट टाइम टेबल अपना बनाइए, बट मैक्सिमम इट यूज टू बी 8 to 10 आवर्स मेरा पढ़ाई टाइम। और मैं हाफ आवर टू 1 आवर कोशिश करती थी फिजिकल हेल्थ को भी दूं, जिसके लिए मैं जुम्बा करती थी और योगा भी करा है मैंने कुछ टाइम। योग, मेडिटेशन, जुम्बा, इसका मैं रखती थी अपने शेड्यूल में एक टाइम। और फॉर विच, और दूसरा पोर्शन था मेरे फ्रेंड से बात करना, एटलीस्ट मैं हाफ आवर टू 1 आवर में कोशिश करती थी कि रिफ्रेशमेंट के लिए आई यूज टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, फैमिली। वो अच्छा हो। विद कोचिंग आई हैव टोल्ड द शेड्यूल ऑलरेडी कि इनिशियली 5 आवर्स की कोचिंग होती थी, 2.5 आवर्स जीएस, 2.5 आवर मैथ्स, उसके बाद में 5 आवर्स अपना, 5 to 6 आवर्स खुद का पोर्शन कवर करती थी। मैंने कभी अपने स्कूल या कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेट नहीं किया है, सो सर्टिफिकेट। नो इश्यूज। अगर आपने स्कूल कॉलेज में नहीं भी, कोई सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है कि आप इंटरेस्ट इन एनीथिंग, आपकी हॉबीज हो अगर कुछ भी, तो डाफ में आप वो मेंशन कर सकते हैं। या आपका कुछ भी बेसिक इंटरेस्ट रहा है, जैसे कि अचीवमेंट्स में आपको लिखना होता है, तो अचीवमेंट्स कंप्राइज की आपने कोई कोर्स किया है, ब्रिज कोर्स किया है, वो लिखिए। कभी आपकी कोई स्कॉलरशिप निकली है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जस्ट डोंट मैटर कि आपको सर्टिफिकेट्स ही चाहिए, पर आपकी पर्सनालिटी जिन चीजों से रिफ्लेक्ट होती है वो आप डैफ में डालने की कोशिश करिए। हाँ, एथिक्स के सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नो द वर्ड्स, वो पूरी वैल्यूज ही है खुद ही। एथिक्स की जो सिलेबस है वो अपने आप में ही आंसर्स बन जाते हैं कि व्हाट आर द 10 रिक्वायर्ड वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, तो वो पूरा सिलेबस में ही लिखा है, तो वो डायरेक्टली सिलेबस, इफ यू नो द सिलेबस, इट्स वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल जीएस, आई वुड से। पॉलिटी की 1 2 रीडिंग जून में कर लें, फिर जुलाई स्पेक्ट्रम, अगस्त इकोनॉमी, सितंबर एथिक्स, दिसंबर तक पॉलिटी। यस, ऑब्वियसली, तो यही करना रहता है कि जब आपने अगर पॉलिटी 1 महीने पहले पढ़ी है, तो मेरा ऐसा रहता था कि कोचिंग में हमें सब्जेक्ट्स रिपीट होते थे। लाइक पॉलिटी हमें आज पढ़ाया है, तो 1 वीक बाद कोई और टीचर उस पॉलिटी को एक्सटेंड करेगा, तो जब वो क्वेश्चन आता था तो मैं पुराना रिवाइज कर लेती थी साथ में। तो आपको जो बचपन से बताया जाता है हम लोग को कि एक प्लान होता है, 21 डे, 7 डे, 1 डे,
रिविजन। तो वो अगर आप फॉलो कर सके, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप वो आप फॉलो कर सकते हैं कि पॉलिटी आज जो पढ़ा आपने 2 घंटे में पढ़ा, तो कल आधा 1 घंटा उसको रिवाइज करने के लिए दीजिए, दिस इज 1 डे रिविजन। फिर आप अपने शेड्यूल में 7 डे बाद रखिए कि मैं आधा घंटा फिर से रिविजिट करूंगा, 1 घंटा या 2 घंटे उस पॉलिटी के पोर्शन को। फिर 1 मंथ बाद आप फिर से रिविजिट करिए उस पोर्शन को पॉलिटी के। तो दिस इज लाइक वो कंसोलिडेट होते जाता है आपके हर रिविजन के साथ। दिस यू कैन फॉलो कि पॉलिटी एक बार खत्म कर ली जून में, मई में स्पेक्ट्रम खत्म करिए, तो मई में स्पेक्ट्रम खत्म करना पॉलिटी रिवाइज कर लो आप पुरानी, ऐसे आप फॉलो करो। ज्योग्राफी मीन्स के लिए एनसीईआरटी इज इनफ। बाकी अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पोर्शन है तो मैंने पीएमएफ आईएएस से कुछ चीजों के नोट्स बनाए थे और कुछ में मैंने टॉपर नोट देखे थे जिसमें जो मिनरल वाला पार्ट रहता है। इफ यू हैव डन ग्रेजुएशन एंड यू वांट टू गो फॉर सम अदर कोर्स जो डिस्टेंस प्रोग्राम है, तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग अपना एमए साथ में करते हैं और यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं, अगर आप ऑप्शनल सेम है तो आप जा सकते हो। बट 2 years full hearted preparation is required for UPSC is what I said in the bottom line. This is the minimum you need because 10 months आपको लगते हैं सिलेबस को समझने में, देने में, और फिर एक सीरियस अटेम्प्ट पूरी साइकिल कंप्लीट करने में। मैथ्स में ऑप्शनल का लेवल होता है बीएससी का पूरा कोर्स और एमएससी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो इट्स लाइक बीएससी मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस इज मैथ्स ऑप्शन। आई गेस मैक्सिमम डाउट्स आर clarified. I've tried to clarify. Apart from that, you can visit my Telegram channel. And anything else, if you want, you can communicate me on the Telegram channel or my Insta handle. I'll try to reply. And all the best to every candidate who's preparing and aspiring for UPSC. My short message would be to all of you is that be true in your efforts and intentions. आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, तो आप मेहनत को सच्ची रखिए, अपने इंटेंशन अच्छे रखिए, एंड सक्सेस विल और थिंग्स विल फॉल इन प्लेस इज माय मोटो। मैंने परसिस्टेंस, जो परसिवियरेंस है आपका वो रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क करिए और उसके साथ में बी ट्रू टू योरसेल्फ, और किसी को प्रिपरेशन में आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। खुद से अकाउंटेबल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। ये जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है, जब आप पीछे मुड़ के मैं देखती हूँ तो वो हार्डवर्क आपको बहुत बहुत ज्यादा एनलाइटनिंग लगेगा। बहुत सारी चीजें आप सीख लेते हैं उस 2-3 साल में जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो नेवर लूज इन योर हार्ट। ये नहीं तो कुछ और, पर जब ये पढ़ रहे हो तो अपना पूरा 100% देके पढ़ो, बहुत अच्छा होगा। दिस इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। एंड आई थिंक नाउ वी शुड एंड द सेशन। एंड अगर किसी को कोई और डाउट्स हैं तो यू कैन कनेक्ट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन।